हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है लेखपाल की जो बुक है इसका जो है सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये यूथ कंपटीशन की बुक है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेस्ट जो है बुक मानी जाती है यूथ प्रकाशन की। तो हम लोग जो है लेखपाल का जो है कंप्लीट जो है वीडियो को जो है वन बाय वन करके जो है डिस्कस करेंगे। ये जो है बुक में जो है आपको मिलने वाले हैं सॉल्व्ड पेपर और जो है प्रैक्टिस जो है सेट भी आपको आगे मिलेंगे। तो कंप्लीट जो है बुक का सोल्यूशन देखने के लिए फ्री में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि बहुत ही आसान भाषा में जो है मैं यहाँ पे सोल्यूशन करवाता हूँ अपने चैनल में, जो कि बहुत जल्दी जो है दिमाग में सेट हो जाते हैं। जैसे कि आपकी जो है लोकल लैंग्वेज है उसी भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ क्वेश्चनों को। तो एक भाई जो बहुत कमेंट कर रहे थे कि लेखपाल कराइए, काफ़ी कमेंट आ रहे थे, एक भाई नहीं। तो मैंने सोचा कि जो है वैसे तो मैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस में लगा था और रेलवे की तरफ, लेकिन यहाँ लेखपाल के भी बहुत सारे कमेंट आने लगे थे कि क्योंकि वैकेंसी लगी हुई है, टाइम ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे। कुछ ही मतलब दिनों में हम लोग जो है इस बुक का सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी यूपीएसआई की तैयारी करते हैं भाई लोग, वो जो है बुरा मत मानिए। जो भी सिलेबस मैंने कराया है, जो भी किताबें मैंने कराई है यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए तो अभी बहुत टाइम है, उसके लिए जो है हम बहुत सारा जो है मैटर दे देंगे फ्री में। बाकी यूपीएसआई वाले जो दोस्त हैं सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ाई करिए, बुक पढ़िए। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पेपर है, ये पेपर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 का ये पेपर है, जिसका आज हम लोग जो सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों सोल्यूशन ही नहीं करेंगे, इससे हम लोग सीखेंगे कि जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, उन्हीं के हिसाब से हम लोग जो है जो क्वेश्चन यहाँ आपको मिले लिख लेना, उसी टॉपिक को आप जो है रट डालना। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो है मतलब स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूरा स्पोर्ट्स पढ़ डालिए। ठीक है, आपसे अगर मुहावरे से एक क्वेश्चन आपको मिला तो पूरा मुहावरा पढ़ डालिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देखना कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछा है आपसे। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले हम लोग को जो है याद मतलब तैयार करना है। और तैयार कहाँ से करोगे, जो है सुरेंद्र मैथ 4.0 पे एक प्ले लिस्ट बनी हुई मैराथन मैराथन के नाम से, और भी बहुत बढ़िया सा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से आप जो है हिंदी हिंदी तो इतना बेस्ट कंटेंट 3 किताबों का मैंने सोल्यूशन कराया है। तो बहुत बात हो गई, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये 31/7/2022 का है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हिंदी को देखते हैं। तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पैसेज दिया गया है। पैसेज में यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे पैसेज है, मनुष्य को जो है निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे जो है निरंतर कार्य व्यस्त जो है कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर जो सफलता अथवा जो असफलता प्राप्त होती है। असफलता व्यक्ति निराश हो जाता है, असफलता में व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने जो है असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति जो है अनुभव की जो संपत्ति अर्जित करता है, जो उसके जो भावी जीवन का जो निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की जो प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया व्यर्थ हो गया ऐसा लगता है, और जो है हम निराश होकर जो है चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की जो पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे जो व्यक्ति का जो जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी जो कर्म शक्ति वरन उसके जो समस्त जीवन को ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं जो उत्साह है, उसमें ही जीवन की जो सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। तो यहाँ पे दोस्तों पैसे दिया रहेगा आपको, और यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है। जैसे यदि आप पैसेज बढ़िया से पढ़े हो तो आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं।
दोस्तों मैं एक आपको ट्रिक बताऊँ कैसे इसमें क्वेश्चन छांटना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को एक नज़र पढ़ लोगे, ठीक है। क्वेश्चन को एक नज़र पढ़ लोगे तब आप पैसेज पढ़ोगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ ये याद रखना है, जैसे आप पहला क्वेश्चन ना, तो पहला क्वेश्चन जो है पैसेज के स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ का भी जो है 90% 95% ये भी गौर रखना। जैसे पहला क्वेश्चन है तो बहुत नीचे पैसेज की मत ढूंढना, पैसेज के स्टार्टिंग में दो चार पाँच लाइन में आपको मिल जाएगा पहला क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरह से आप जो है कुछ ट्रिक से आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर पा सकते हो। तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो जो असफल व्यक्ति होता है वो जो है अनुभव की जो है संपत्ति, अनुभव की संपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य जो है पालन करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना और आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना जो है कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ये सभी जो है राइट हो जाएगा। मनीषियों ने सफलता की जो है कुंजी किसे कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, असफलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो असफलता को कहा है। मनीषियों ने असफलता को सफलता की कुंजी कहा है क्योंकि असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कैसे व्यक्तियों का जीवन जो धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो असफल होने पर जो है दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की जो प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है और हम जो है निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं तथा दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ये सभी आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे पैसेज में। अगला है, जीवन की जो है सार्थकता किसमें है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार विघ्न बाधाओं की जो है सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है, ऐसा जीवन ही सफल है। अगला है 6 नंबर, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ये हो जाएगा वीर धन अंगना, वीर धन अंगना का हो जाएगा वीरांगना, ठीक है। निम्नलिखित में जो वीर धन अंगना बराबर वीरांगना सही संधि विच्छेद होगा। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अन्य विकल्पों के जो है शुद्ध संधि विच्छेद इस प्रकार होंगे, जैसे पत्र धनालय पत्रालय, इसमें जो दीर्घ स्वर संधि है। अगर आप लोग को संधि नहीं आती तो आदित्य हिंदी की बुक, यूनिवर्सल हिंदी की बुक और यूथ कंपटीशन हिंदी की बुक का जो सोल्यूशन हमारे चैनल में कंप्लीट करा दिया गया है, वहाँ पे जा करके अच्छे से सभी पढ़ लेना। मरण प्लस आसन्न ये हो जाएगा मरणासन्न, ये दीर्घ स्वर संधि है। यथा धन अर्थ यथार्थ हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कब्र में पैर लटकना, कब्र में पैर लटकना का मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो कब्र में पैर लटकना का हो जाएगा मृत्यु के समीप होना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जो है सलाका का तद्भव रूप है। तो सलाका का हो जाएगा ऑप्शन बी सलाई, सलाका का तद्भव रूप हो जाएगा सलाई। नेक्स्ट है यहाँ पे अंग प्रोच्छा, अंग प्रोच्छा का हो जाएगा अंगोच्छा तद्भव। उलूखल का हो जाएगा तद्भव ओखली, चट्टिका का हो जाएगा चिड़िया, विरूप का हो जाएगा बुरा। अगला है, आनंद शब्द का जो है उचित पर्यायवाची शब्द है, ये हो जाएगा मोद और हर्ष। आनंद का जो उचित पर्यायवाची है मोद और हर्ष है। इसके जो अन्य पर्यायवाची अगर हम लोग देखेंगे तो हर्ष है, आमोद है, प्रमोद है, उल्लास है, आह्लाद है। अपना पराया किस समास का जो है ये तो द्वंद हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए। द्वंद्व समास अब होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो द्वंद्व समास में जो शब्दों के दोनों पद जो है प्रदान होते हैं,
जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, अच्छा बुरा मतलब हो गया, है ना, इस तरह से। दोनों पदों के जो मध्य योजक शब्द और जो है अथवा या एवं जो लुप्त हो जाता है, जैसे अपना पराया, अपना और पराया, माता पिता, माता और पिता। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये हो जाएगा संबल। संबल ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ये हो जाएगा कृपण दाता। ये जो है सही जो है विलोम युग्म है। कृपण का होता है जो कर्जा लेने वाला, दाता मतलब देने वाला, ठीक है। तो ये सही जो है विलोम युग्म है। अगला देखेंगे तो यहाँ पे सांझ का हो जाएगा भोर। सांझ क्या हो जाएगा? भोर हो जाएगा। और शुक्र का शुष्क का हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र में जानते हो नमी होता है। क्षुद्र का हो जाएगा विराट। प्रसन्न का हो जाएगा अप्रसन्न। प्रफुल्ल का हो जाएगा जो है मिलान, म्लान। अगला है जीवन पति। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे ही पूछा जाता है थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन। प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा? म्लान। अगला है जीवन पति का जो समानार्थी शब्द है। तो जीवन पति का जो समानार्थी शब्द है, ये दोस्तों यहाँ पे कोई मिस्टेक थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताया जा रहा है, नीचे पढ़ लेते हैं। जो जीवन पति है ये यमराज का भी पर्यायवाची है, ठीक है, समानार्थी। यमराज का जो है समानार्थी की बात करें तो यम, धर्मराज, हरि, जीवन पति, सूर्य पुत्र, जीवन धारा, आर्यपुत्र, ईश आदि हैं समानार्थी यमराज के। आदमी की बात करें तो मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, ईशान, मर्त्य आदि हैं। और अगला देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे पति का बताना है। तो पति का हो जाएगा भर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणप्रिय, प्राणेश, ये सभी हो जाएगा। और अगला है महीपति का हो जाएगा राजा, नृपति, भूपति, भूप, भूपाल हो जाएगा। आयोग ने इस प्रश्न में जो है फुल मार्क दिया है। अगला है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। जिसे जो है इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसे इंद्रियों से जो है अनुभव न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? ये हो जाएगा विवाह। विवाह ये पुल्लिंग है। दिए गए विकल्प में विवाह शब्द तत्सम पुल्लिंग शब्द है, जबकि पूर्ति, अभिव्यक्ति तथा जो छवि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जो है नर या मादा जाति का बोध होता हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला है यहाँ पे दोस्त, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखे हो जाएगा। पंखे ये मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ना ये लगाना, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पंखे। पंखे नहीं होता, पंखे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ दुशासन का जो संधि विच्छेद होगा, दुशासन का संधि विच्छेद दुहधन शासन हो जाएगा। दुहधन शासन विसर्ग संधि इसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दुशासन का संधि विच्छेद दुहधन शासन होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम की बात करें, यदि पूर्व पद के जो अंत में विसर्ग, इसे विसर्ग बोलते हैं, दो बिंदी को विसर्ग बोलते हैं, हो तथा पर पद के आदि में सा 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 हो तो संधि करने पर विसर्ग
के स्थान पर क्रमशः सा आदेश हो जाता है। दुधन शासन, ये हो जाएगा दुशासन या फिर दुशासन। निधन संक, निसंक, निसंक या फिर निसंक। अगला है निधन संदेश, निधन संदेह, यह हो जाएगा निसंदेह या निसंदेह। 18 नंबर है निम्न में से किस शब्द के जो है वर्तनी सही है, ये हो जाएगा लालायित, लालायित ये हो जाएगा। निम्न में लालायित शब्द की जो वर्तनी शुद्ध है, अन्य जो शब्दों की जो शुद्ध वर्तनी निम्न है। भाग्यवान, भाग्यवान हो जाएगा शुद्ध, ये हो जाएगा रामायण। हमको गलत पढ़ना ही नहीं, ठीक है, वाल्मीकि इस तरह होता है, ठीक है, हमको बस शुद्ध पढ़ना है। तो वाल्मीकि बहुत पूछा था, वाल्मीकि, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, सभी शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों पर जो विचार कीजिए, यहाँ पे विचार करना है। तो यहाँ पे क्या, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 में भी सही शुद्ध है, विस्मरण ऐसे लिखा जाता है और हितैषी भी ऐसे लिखा जाता है, तो दोनों शुद्ध हैं। तो ये है किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिए गए 3 और 4। अब यहाँ भी जो शुद्ध अशुद्ध को लिखे हुए हैं, तो हमको इनको पढ़ना ही नहीं है। अधोगत ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा, उज्ज्वल। खग जानने खग की ही भाषा का जो अर्थ है, ये हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। खग जानने खग की ही भाषा का अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। वाक्य प्रयोग देखेंगे, अपराधी अपराधी की जो प्रवृत्ति जानते हैं, ठीक ही कहा गया, खग जानने खग की ही भाषा। हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा जो है कारक है, ये जो संप्रदान कारक है। हरिमोहन को रुपए देता है, इस वाक्य में के जो है रेखांकित पद में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक क्या होता है, तो जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कुछ करता है तब वह दूसरा व्यक्ति संप्रदान कारक संज्ञा कहलाता है। इसका परसर्ग के लिए होता है। नोट पॉइंट में देखेंगे, जब कर्ता किसी को जो कुछ देने की जो है क्रिया करता है तब को परसर्ग के साथ वहाँ संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है। कर्म कारक की बात करें तो वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक संज्ञा कहलाता है। इसका जो परसर्ग को होता है, जैसे हरिमोहन को बुलाता है, कर्म कारक है। हरिमोहन को रुपए देता है, संप्रदान कारक है। हरिमोहन के लिए जो है पुस्तक खरीदता है, ये संप्रदान कारक है। अगला है अरुण शब्द का जो अनेकार्थी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर। प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, ये हो जाएगा प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर तथा रक्त वर्ण आदि जो है अरुण के अनेकार्थी शब्द हैं। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्ध है, ये हो जाएगा अनेकों लोग। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। अनेकों लोग भाग अशुद्ध है क्योंकि अनेक शब्द स्वयं जो है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, अतः शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, आज की जो सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ये हो जाएगा अक्षर। अक्षर तत्सम शब्द है। अक्षर का जो तत्भाव है आखर हो जाएगा और अक्षर हो जाएगा। असुर का हो जाएगा आंसू, अच्छ का हो जाएगा आंख, आशीष का हो जाएगा आशीष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें दोस्तों जो अशुद्ध है उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये जो है ये भी अशुद्ध है। और विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये सही है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये क्या है, ये गलत है। मेरे को
मेरे वेरे नहीं चलता है दोस्तों, मुझे करना पसंद नहीं है। ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1 3 4 ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी जो है हो जाएगा राइट आंसर। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, उसे मृत्युदंड मिला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये गलत है। यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये सही है। मेरे को उससे बात करना पसंद है, मेरे को क्या है, मेरे तेरे को ये दिल्ली में चलता है। ठीक है, सिटी विटी में यहाँ नहीं चलता है हिंदी में। मुझे उससे बात करना पसंद नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो नीचे दिया गया है बार ग्राफ जो बना हुआ है यहाँ पे, बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक जो है कंपनी की कमाई यानी मिलियन जो है रुपए में है दिखाता है। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 1996-97 में कंपनी की जो आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे जो है हम लोग को ध्यान देना है। बोल रहा कि जो है 1996 और 97, तो 1996 और 97 ये यहाँ पे है। ठीक है, कंपनी की आय कितनी है, तो ये है 4320। तो 4320 आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग, औसत आय मतलब जितनी ये पूरा टोटल इसको जोड़ करके कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग कर देना। ठीक है, तो वो औसत आय निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिख करके फिर 8 से भाग कर देंगे तो जो औसत आय निकल आएगी। ठीक है, ये लगभग कितना प्रतिशत है, यानी इसका जो है ये कितना प्रतिशत है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग सब लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, 1991 से लेकर के और 1999 तक के जितने भी दिया था सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 8 थे तो 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो निकल आया औसत, 8 का औसत निकल आया। अब बोल रहा था जो 1991 96 97 ना, तो वो कितना है, तो उसको ऊपर रखेंगे, तो टोटल को नीचे रखेंगे तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 125 124 पॉइंट पूछा रहा था तो यहाँ पे 125 मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों वही जो बार ग्राफ था उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बार बार तो जो पैराग्राफ मतलब पाईग्राफ में लगा नहीं सकता, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और उनकी आय औसत से अधिक है, यानी जो औसत था, औसत कितना था यहाँ पे आप देखोगे तो औसत कितना था 3480 था। ठीक है, और बोला जा रहा है कितना जो है मतलब अधिक है और कितना इससे कम है, उसका अनुपात बताइए। तो यहाँ पे जो 91 92 93 का जो है था और 1996 1997 1998 कंपनी का जो औसत आयु अधिक था इससे। ठीक है, तो उसको जो है लिख लेंगे। और जबकि जो है 91 92 और 93 94 94 95 95 96 इनका जो है कम था। तो कम का ज़्यादा से अनुपात बताना था ना, औसत से कम व अधिक आय वाली जो अनुपात बताना था। तो जो है कम वाला आगे लिखेंगे। और कितने लोग थे, 1 2 3, यहाँ पे 5 लोग थे, तो 5:3 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 में कितनी गुना थी। तो 97-98 में वहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा बैक करके देख लेना क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होगी यहाँ पे जो है पूरा काट करके जाना पड़ेगा प्रीवियस को जो है क्वेश्चन में, तो आप थोड़ा बैक कर लेना। ठीक है, तो 1997-98 में कंपनी की जो आय थी कितना थी, जो है यहाँ पे 3360। और बोला 394-95 में कितना गुना है, तो ये 3360 से ये कितना गुना है, तो यहाँ पे ऊपर रखेंगे और जो है यहाँ पे आ जाएगा 1.5 गुना। अगला क्वेश्चन है 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो 1997-98
कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि बताना है, तो यहाँ पे इससे घटा देंगे तो जो है निकल आएगा कितना वृद्धि हुई है, और वृद्धि का परसेंटेज निकालने के लिए जिससे हुई उसको नीचे रखेंगे और परसेंटेज लीजिए मतलब के लिए 100 से गुणा करा देंगे, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो यहाँ पे देख लेंगे इसका जितना भी दिया था पैराग्राफ में और इसका जितना भी दिया था पैराग्राफ में ना, तो उससे कितना कम है तो ऊपर दोनों को घटा देंगे जो दिया गया था मान, और जिससे कम है उसको नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के खलिस्तान होता है, तो यहाँ हो जाएगा आधा होता है। आप यहाँ पे समझ सकते हो कैसे आधा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो है ए बी सी डी ये जो है क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें समान आधार ए बी पर त्रिभुज ए डी बी है, ए डी बी, ठीक है, ये बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है अगर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो आधार गुणे क्या हो जाएगा, आधार पर लंब, आधार गुणे आधार पर लंब, यानी ए बी गुणे एम डी, ठीक। तो ये हो जाएगा ए, और त्रिभुज का निकालेंगे तो ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो बस यही पूछा था कि कितना है, आधा है, ठीक है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें बताना है कक्षा 21 से 25 ये है, का बारंबारता घनत्व कितना है। तो बारंबारता जो घनत्व है ये हो जाएगा कितना है, यहाँ पे बारंबारता 20 है, और कितने लोग 1 2 3 4 5, तो ये 5 से भाग कर देंगे, 5 चौके 20, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 33 नंबर की बात करें तो यह है हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का होता है, तो होता है आवृत्ति आरेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अमित अपना जो है मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए कि 30% लाभ हो जाए। कोई बात नहीं, इसमें जो भी दिया है इसको हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, अभी हम जो बता रहे हैं उसको पर ध्यान मतलब उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अमित ने मोबाइल इतने दर पर बेचा, यानी 1820 में बेचा, जिससे उसको 30% की हानि हुई, यानी ये इतने में जब बेचा तो 30% की हानि हुई, 30% की हानि हुई तो 100% होता है, 30% की हानि हुई तो 70% की वैल्यू है, ये है 70% की वैल्यू, ठीक है। 70% की वैल्यू ये दी गई, 70% की वैल्यू दी गई है। बोला कि वह 30% लाभ के लिए कितना बेचे, तो 130 में बेचे, 130% में बेचे, है ना। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 70 कहाँ जाएगा, भाग में आएगा, और 130% की वैल्यू निकालेंगे तो 130 कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, और 7 से काटेंगे तो यहाँ पे दोस्तों काटे पीटेंगे तो आंसर आ जाएगा 3380। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का जो वेतन है मोहन के वेतन से लगभग कितने पैसा अधिक है। तो यहाँ पे देख लेते ध्यान से, एक तरफ जो है राहुल है, एक तरफ जो है क्या है, मोहन। तो राहुल का जो वेतन है मोहन के वेतन से 20% क्या है, अधिक है, 20% अधिक है किसका, राहुल का वेतन, है ना। तो यहाँ पे मान लिया जो मोहन का 100 रहा होगा, तो राहुल का 20% अधिक है, तो इनका कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है। अब बोला राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, तो 30% की वृद्धि मिली तो 30% की वृद्धि 130 पे पहुंच जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 के 13, 13 14 15 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156, ठीक है। अब आगे देखेंगे, एक मिनट दोस्त, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, आगे फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। ये राहुल है, ये है मोहन, ये 20% ज़्यादा है, ये 100 मान लिया, तो ये इसमें जो वृद्धि करी जा रही है 30% के, तो
30 हो जाएगा। काटे पीटेंगे तो 13 दूनी 26, 156 आ जाएगा। और मोहन में कितना वृद्धि हो रही, 40% की। तो मोहन में 100 है तो 140% की वृद्धि करेंगे तो 140 पहुंच जाएगा। ठीक है। अब बोला आगे वेतन वृद्धि के बाद राहुल का जो वेतन है मोहन के वेतन से कितना % अधिक है। तो कितना अधिक है, 40 से 56 हो गया तो 16 अधिक है ना। 40 10 50, 16 अधिक है। किससे अधिक है, 140 से अधिक। 140 नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 14 और 2 पंचे 10, 16 पंचे 80 बटे 7, 80 बटे 7। और आगे यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों जो 80/7 आया था, 80/7 को हम भाग करेंगे तो 7 1 के 7, 7 1 के 7 और 7 यानी 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 मान लेंगे, जो कि ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में जो है बी जो है समकोण है, तो यहाँ बना लेते हैं चित्र, थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं, 1 मिनट ऐसे। तो ये क्या है, बी, ये समकोण है। ए बी 12 है, तो ए बी मान लिए 12 है, ए और बी, सॉरी यहाँ बी ए समकोण था ना, बी ए 12 है सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो ए सी 13 सेंटीमीटर है। तो बी सी बताना है, तो बी सी ये बताना है, तो 5 12 13 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो बनता है। तो यह कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, जब 13 13 में 169 हो जाएगा, और यहाँ लंब हो जाएगा, यहाँ पे लंब का लंबे रहेगा, और आधार का हो जाएगा बराबर है 144। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा जो है कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अच्छा समझाया गया है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो फार्मूला लगाया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ा दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो मूल बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मूला, इसी पे आपको जो है। अब यहाँ पे b क्या है, तो b के जो वैल्यू है, b की वैल्यू हमें यहाँ पे बराबर लिखे दे रहा हूँ, -4 है। ये a होता है यहाँ पे, ये b होता है, ये c होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई -4, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो c की वैल्यू -1 है। तो बस जहाँ जहाँ पे ये दिया गया है ए बी सी, वहीं पर मान धर के सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मान धर के आप सॉल्व कर सकते हो। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको जूम करे दे रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, विकर्णों की जो लंबाई, और इसकी जो एक भुजा की जो माप 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, बोल रहा था इसके जो है विकर्णों की नहीं, विकर्ण ये है, एक 8 है, ये 6 है, तो 8 ये टोटल है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, ये पूरी 6 है तो ये 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, है ना। अब बोल रहा है कि एक माप जो है भुजा की माप 5 है, मान लिया 5 है, ये 5 है, तो 3 4 5, 3 4 5 बनना है, तो इधर भी जो 3 3 4 5 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखते हो जो है समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है, 4 है।
4a दिया गया है 4a। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बन जाएगा, ये समानांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। इसके जो है चारों भुजा 4a बराबर कितना दिया गया था 120, तो 4 3 12, एक भुजा कितनी हो जाएगा 30 की, तो ये 30 हो जाएगी, ये 30 ये 30 ये 30, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे शीर्षालंब, लंब बता रहा था 12 है, तो आधार कितना है 30 और गुणे शीर्षालंब कितना है 12, 12 3 36, 12 3 36, 360 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला खालिस्तान होता है, ये होता है बंद आकृति होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो लघुत्तम समापवर्तक में ऊपर का लासा निकालेंगे, नीचे का मासा निकालेंगे। तो मासा में कुछ मिल नहीं रहा तो एक हो जाएगा मासा, और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 3 चौक 12 और 2 छाक 12 और 4 3 12, 12 हो जाएगा। तो 1 से भाग करोगे तो 12 ही आंसर आएगा, तो 12 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और एलसीएम के जो है दो अन्य गुणनखंड 12 और 13 है, यानी दो ये होता है जो दो संख्याएं हैं, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, तो ये दी गई है 13 और ये 17 दी गई है। अब जो मासा होता है दोस्तों ये संख्याओं में होता है, तो इसके अंदर होगा, यानी गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे दो संख्याओं में से छोटी संख्या होता है, तो छोटी ये 13 वाली है तो 13 से गुणा कराएंगे, 13 के 13, 13 के 13 14, 143 हो जाएगा। बस मासा जो होता है संख्याओं में होता है, ये चीज़ आपको बस याद रखना है, तो बस गुणा करा देंगे। अगला क्वेश्चन है 3 4 3 7 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक जो ज़्यादा बार आए वही बहुलक होता है, ये 3 3 3 3, सबसे ज़्यादा 3 ही है, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें माध्यिका बताना है। तो माध्यिका में सबसे पहले दोस्तों जो संख्या दी जाती है उनको पहले सही क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले 10 है, फिर 12 12 13 14 15 21, इस क्रम में पहले लिख लेंगे। उसके बाद माध्यिका बराबर होता है n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, +1/2, 7 1 8, 8/2, 2 4 4 के हिसाब से 1 2 3 4, 13 हो जाएगा, 13 ऑप्शन बी। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका जो आधार 18 है। तो त्रिभुज का परिमाप 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज का परिमाप बताना है जिसका आधार कितना 18 है। तो परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा, 3 गुणे 18, 18 3 54, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 46 नंबर, सबसे पहले भाग करेंगे, 3 5 15, 5 9 45, 45 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 4 5 6, 63 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का जो माध्य 30 है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा, 15 3 45, 450 हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में जो है 3 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो जो यहाँ पे 1 मिनट, प्रत्येक संख्या में जो है बोल रहा था 3 जोड़ दिया जाए, तो संख्या कितनी थी 15, तो 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 45, इतना बढ़ जाएगा, 15 3 45, 45 बढ़ जाएगा ना, तो जब बढ़ जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे, तो 15 450 55 55 449, सॉरी 495, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो 5 55 495, कितने लोग हैं 15 है, तो 15 से भाग कर देंगे, 15 3 45 45 और 15 3 45, 33 आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको गुणा करा दिया तो योग निकल आया, ठीक है 450। बोला था 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो 15 थी तो जो है 3 जोड़ोगे तो
सीधा 15 में 3 जोड़ोगे तो हर बार 15 जोड़ 15 45 हो जाएगा, 45 जो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे तो टोटल अब नया माध्य बताने के लिए 15 से फिर भाग कर देंगे, तो यहाँ 495 आ गया जोड़ने में, और यहाँ 15 से भाग करेंगे तो 33 आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, 22 से 40 के जो गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद यहाँ पे घात बनाकर इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला है 49 की बात करें तो यहाँ पे है एक आयत का जो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, जिसकी जो लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो होता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यहाँ पे बस गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा 132। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है एक संचयी बारंबारता नीचे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बोला निम्नलिखित में से किस वर्ग की जो बारंबारता अधिकतम है, तो यहाँ पे बताना है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिकतम है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 और 3 से 8 3 11 और 8 5 जो है यहाँ से 8 से 5, तो यहाँ पे दोस्तों सीधा समझ रहे हैं संचयी बारंबारता कितने 3 थी, तो 3 का 3 आवृत्ति हो जाएगा, और 3 से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 8 से 15 जाएगा तो 7 बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी है 10 है यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा, तो किसकी है तो ये हो जाएगा 19 21, 19 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। भारत का सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय जो है राजमार्ग, यहाँ लंबा होना चाहिए, जो है लंबा राष्ट्रीय जो है राजमार्ग NH-44 है, जो लगभग 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है। उत्तर प्रदेश में सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है, पूर्व नाम इसका क्या था, ये था NH-2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी थारू। भारत की जो है कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का जो है 1.09% उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के जो अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है 0.6% है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या थारू जनजाति का है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। इनके कद छोटे, चौड़ी मुखाकृति और चमड़ी का जो रंग पीला होता है। उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां पाई जाती हैं। सबसे पुरानी जनजाति थारू एवं बुक्सा है। थारू जनजाति के लोग बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं तथा दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। होली के मौके पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। इनमें बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है। नोट पॉइंट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने जो है राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये हो जाएगा 8। उत्तर प्रदेश की जो सीमा 8 राज्यों से लगती है, जो कि है हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे दिल्ली कहते हैं से लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश तथा न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश से लगती है। सोनभद्र एकमात्र जिला है जो सबसे ज़्यादा जो है प्रदेशों यानी 4 को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था खालिस्तान पर आधारित है, तो ये हो जाएगा कृषि। उत्तर प्रदेश राज्य की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार कृषि है। 1960 के दशक से
गेहूं व धान की उच्च पैदावार वाले जो है बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की जो है अधिक उपलब्धता और सिंचाई के इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया। 55 नंबर है, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। यह हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर वॉक टू वर्क की अवधारणा के साथ लखनऊ में 100 एकड़ में 1500 करोड़ रुपए की जो है लागत सूचना प्रौद्योगिकी आईटी शहर की स्थापना की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। लखनऊ अवध क्षेत्र की राजधानी थी, जिसे दिल्ली सल्तनत और बाद में जो है मुगल साम्राज्य द्वारा नियंत्रित किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो जल डमरू मध्य दिए गए इनको देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है। जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य की बात करें तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और बासपोरस जल डमरू मध्य ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। होर्मुज के जल डमरू मध्य ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में काशी वाराणसी को जाना जाता है। वाराणसी शहर के कुछ जो है प्रमुख मंदिरों के नाम निम्न हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, संकटा मंदिर, काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत माता मंदिर आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसको मिलाना है, ये हो जाएगा। पहला है गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसका जो है नदी मतलब जो बांध है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ये किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, रिहंद नदी पर। परीक्षा बांध, ये परीक्षा बांध है दोस्तों, ये ऑप्शन सी बेतवा नदी पर है। गोविंद सागर बांध ये जो है सहजाद नदी पर है। जामिनी बांध ये है जामनी नदी पर। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी सी डी ए। आप यहाँ भी देख सकते हो, सब यहाँ पे बताया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सब जो सागर बांध है रिहंद नदी, परीक्षा बांध बेतवा नदी, गोविंद सागर जो है बांध ये सहजाद नदी। यहाँ पे पंत सागर बांध है, यहाँ पे गोविंद सागर है, यहाँ पे वल्लभ लगा हुआ, ठीक है, ये सभी याद रखना। जामनी बांध जामनी नदी, ये तो बहुत इजी है। 59, आप कंप्यूटर वायरस का जो है कैसे पता लगा सकते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। ईमेल अटैचमेंट खोलकर कंप्यूटर वायरस का जो है पता लगाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल वायरस का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपनी प्रतिलिपि बनाकर कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जो है अनुमति के बिना कंप्यूटर या मोबाइल को संक्रमित कर देता है।
कंप्यूटर या मोबाइल प्रयोगकर्ता को इसकी जानकारी तक नहीं होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, नई प्रौद्योगिकी का जो उपयोग करके ईंधन की जो है बढ़ी हुई दक्षता से जो है मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। नई प्रौद्योगिकी का जो उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन खपत में कमी आएगी। ईंधन की बढ़ती हुई दक्षता को हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत खनिज तेल, जो कि एक जो है क्षयशील संसाधन है, के विपरीत जैव ईंधन का उत्पादन अक्षय स्रोतों से किया जाता है। ऐसे में सैद्धांतिक रूप से जैव ईंधन के उत्पादन और इसके जो उपयोग को अनंत काल तक स्थायी रूप से जारी रखा जा सकता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को जो है फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाले सबसे जो कम उम्र 10 वर्ष के भारतीय पर्वतारोहियों में रिधम मामानिया ने अपना जो है नाम दर्ज कराया। इन्होंने 5364 मीटर की जो ऊंचाई को फतह किया। किस रियासत के जो खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कोट नाम दिया गया था? ये हो जाएगा हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था, जिसमें हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। ध्यातव्य है कि भारत की जो है स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संघ का जो गठन हो रहा था, हैदराबाद के निजाम ने भारत के बीच होते हुए भी हैदराबाद को स्वतंत्र देश रखने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ये हो जाएगा चीन। मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता चीन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। नोट पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे है, वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की जो है 4 उभरती अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद समूह ने ब्रिक्स संक्षिप्त नाम अपनाया। वर्ष 2006 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। कुछ अन्य जो है उपाधियां निम्नलिखित हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। गुरुदेव प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गुरुदेव की उपाधि, और दिया कौन है? महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि जो है महात्मा गांधी को मिली है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, एडोल्फ हिटलर ने दिया है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है उपाधि, महात्मा गांधी ने दिया है। विवेकानंद की जो उपाधि है स्वामी विवेकानंद को मिला है, किसने दिया? महाराजा के खेतड़ी ने दिया है, महाराजा खेतड़ी। राष्ट्रपति की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया, किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है 65 जो क्वेश्चन है, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बाफिन द्वीप की बात करें तो ये कनाडा में स्थित है। बाफिन यानी बैफिन द्वीप जो है कनाडा में स्थित है। यह कनाडा का सबसे बड़ा और जो है विश्व का जो 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशासनिक रूप से यह जो है नूनावूत
राज्य क्षेत्र का भाग है और उस क्षेत्र की राजधानी इकैलुइत इसी द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का जो है नाम 17वीं शताब्दी के अंग्रेजी नाविक विलियम बाफिन के नाम पर जो है रखा गया है। 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये है 19 में, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 में है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की जो स्वतंत्रता का भाव निहित है। 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध इस संबंध में संरक्षण का प्रावधान। और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दाही स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण प्राप्त करने अधिकार, इसमें निवारक निरोध विधि भी शामिल है। 67 में है भारत में निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम राज्य में लोकसभा की जो सीटें सबसे कम मात्र 1 सीट है सिक्किम। मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। वर्ष 1974 में संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने उसे जो है संबद्ध राज्य का दर्जा दिया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में उसे शेष राज्यों के समान दर्जा दिया गया एवं इसी के माध्यम से अनुच्छेद 371 भी शामिल किया गया। गोवा में लोकसभा सीटें हैं 2, तेलंगाना में है 17, सिक्किम में है 1, उत्तराखंड में है 5। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है EFT का जो पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। EFT पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जो कंप्यूटर आधारित प्रणालियों के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरित करने की एक प्रणाली है। 69 नंबर क्वेश्चन है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह हो जाएगा सी, चिकित्सा। डॉक्टर BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष 1 जुलाई को नई दिल्ली में प्रदान किया जाता है। यह भारत में मेडिकल क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में भारतीय मेडिकल परिषद ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में प्रदान किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है लागू किया गया था। रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 80 जो है लाया गया था। रोलिंग प्लान से तात्पर्य जो है अनवरत योजना से है। इस धारणा का जन्मदाता जो है गुन्नार मिर्डल को माना जाता है। इस योजना की शुरुआत तो वार्षिक योजनाओं के माध्यम से होती है, परंतु आगे चलकर वार्षिक योजनाओं को दीर्घावधि योजनाओं का भाग बना दिया जाता है। इस प्रकार योजना अनवरत रूप से चलती रहती है। योजनाओं का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर आगे की योजनाओं के नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत के योजना निर्माण में इसे जो है सर्वप्रथम मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार द्वारा जो है अप्रैल 1978 में लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो टाइम की अवधि रही 1969 से 74 हो जाएगा दोस्त। और जो 5वीं की बात करें तो 1974 से 1978 और 7वीं की बात करें तो 7वीं 1985 से 90। 7वीं 85 से 90।
और 9वीं बहुत पूछा था तो 1997 से 2002। अगला क्वेश्चन है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय था, ये हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड जो है लिनलिथगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय थे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है सती प्रथा को किसके जो है द्वारा समाप्त किया गया था, ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है समाप्त किया गया था सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में सती प्रथा को समाप्त किया गया। विलियम बेंटिंग के शासन का महत्व उनके प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधारों के कारण है, जिनके फलस्वरूप वह बहुत ही लोकप्रिय हुई। सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष में राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख है। इन्होंने सती प्रथा जैसी जो है कुप्रथाओं और उनके जो है बुरे प्रभावों के साथ उनके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर मुफ्त में बंटवाई तथा जो 4 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर जो है पूरी तरह से रोक लगी थी। 73 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र पर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल इसलिए कि इससे देश की जो अधिकांश जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए कि भारत की आधी से भी अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस क्षेत्र से, ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था के जो है क्षेत्र होते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपको न मिले तो हमसे जो है मिलना, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, बस कितना छोटा सा, इसको आप पढ़ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि व कृषि से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, और उसके बाद मत्स्य पालन आता है, उसके बाद वानिकी आती है, उसके बाद खनन आता है। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल व बिजली आपूर्ति, ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां इसमें होती हैं। 74 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, ये हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक जो सिद्धांत शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख मिलता है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो है उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और जो भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39A, 43A, 48A जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1977 द्वारा इनमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया।
वर्ष 2002 का जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इनमें जो है अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर। महात्मा गांधी ने जो है नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। महात्मा गांधी ने 12 मार्च से जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी के मध्य नमक पर कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक सत्याग्रह किया। 6 अप्रैल 1930 को जो है वे दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ते हुए यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की। 76 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूपी मातृभूमि योजना। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को जो मजबूत करने के लिए 15 सितंबर 2021 को जो है मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना प्रारंभ की, जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाएगी। इस योजना के अंतर्गत जो परियोजना में लगने वाली जो है कुल लागत का जो 50% खर्च का सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष 50% खर्च इच्छुक नागरिकों की ओर से प्रदान किया जाएगा। बदले में परियोजनाओं का नाम सहयोगियों के संबंधियों के नाम पर रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के जो है पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाए उज्ज्वला योजना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उज्ज्वला योजना महिलाओं के दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी। उज्ज्वला योजना के जो है घटक की बात करेंगे तो यहाँ पे बचाव, निवारण, पुनर्वास, पुनः एकीकरण, देश प्रत्यावर्तन ये सभी हैं। और योजना कार्यान्वयन एजेंसियों की बात करेंगे यहाँ पे तो राज्य की समाज कल्याण विभाग या फिर महिला व कल्याण मंत्री विभाग और महिला विकास निगम केंद्र, शहरी स्थानीय निकाय, प्रसिद्ध सार्वजनिक निजी ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के जो संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की जो क्षमता निर्माण के लिए है? ये हो जाएगा उस्ताद योजना। उस्ताद योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है पॉइंट में यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए उस्ताद योजना प्रारंभ की गई। इस योजना को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इस योजना के अंतर्गत 45 साल तक की उम्र के लोगों को 3 से 8 महीने की जो कुशलता सीखने के लिए प्रत्येक महीने 3000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 79। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के जो माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ये हो जाएगा ट्रेड योजना। ट्रेड योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रेड योजना इसका जो फुल फॉर्म देखेंगे ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वुमेन का जो उद्देश्य गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता
कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का जो प्रावधान करती है। योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट की जो है कुल लागत का जो 30% सरकार तथा शेष 70% बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जो है लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए खालिस्तान एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी 30,000 रुपये। राज्य के गरीब परिवारों की जो मेधावी छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 12वीं के बाद बालिकाओं की शिक्षा के लिए 30,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के जो शहरी एवं जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाली मेधावी गरीब परिवारों से आने वाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो मंत्रालय नोडल विभाग राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम को 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा NRLM के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका जो है नाम 2015 में बदलकर NRLM कर दिया गया। यह योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का जो उन्नत संस्करण है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह SHG और संघ संस्थानों के माध्यम से 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करने का जो है उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन 82 की बात करेंगे यहाँ हम लोग। तो सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के जो लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो हो जाएगा 45%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए 45% अनुदान के पात्र हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य डीजल पंप सेटों की जगह सौर पंप सेटों को लगाने तथा जो पावर ग्रिड पर निर्भरता कम करना वही है। सौर पंप सेट पर्यावरण के अनुकूल हैं और किसानों को जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। इसमें जो परिचालन लागत बहुत कम है और ये निरंतर विद्युत आपूर्ति करते हैं, जिससे किसानों के कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय यानी नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वच्छ भारत मिशन को नियंत्रित करने का जो कार्य पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। संपूर्ण देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करना, ठोस व तरल कचरे का उचित प्रबंधन, सड़क व फुटपाथों की सफाई आदि इस मिशन के उद्देश्य हैं। इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती जो है महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुक्त जो है दवाएं, मुक्त निदान, मुक्त रक्त और मुक्त आहार प्रदान करता है? ये हो जाएगा JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली जो गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आने जाने के लिए परिवहन, मुक्त दवाएं, मुक्त निदान, मुक्त रक्त और मुक्त आहार जैसी सुविधाएं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का जो प्रारंभ 1 जून 2011 को जो है किया गया। इस योजना से जो 12 मिलियन से अधिक जो है गर्भवती महिलाओं को लाभ होने का अनुमान है।
85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यह है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की जो केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की जो प्राथमिकता जिम्मेदारी है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एकीकृत बाल जो है विकास सेवा योजना का जो प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। योजना के उद्देश्य की बात करें, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की जो स्थिति में सुधार लाना, बच्चे की उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, बाल विकास को जो बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों की नीति और कार्यान्वयन का जो प्रभावी समन्वय स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज मंत्रालय द्वारा जो गांव की जो है आबादी की जो सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ जो मानचित्रण के लिए इसके आगे राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत जो है प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए जो है स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना को 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस को लॉन्च किया गया है, जिसका जो उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। यह ड्रोन तकनीक और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन CORS का जो उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले जो है क्षेत्रों में भूमि मैपिंग की योजना है। इसके जो है अंतर्गत 2020 से 2024 तक 4 वर्ष की जो अवधि में चरणबद्ध तरीके से जो है लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा PMGSY। भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए PMGSY अधिकृत योजना है, जिसका जो प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का जो सामाजिक आर्थिक नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का जो सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500 प्लस और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 प्लस निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में समग्र दक्षता में सुधार हेतु ग्रामीण सड़क नेटवर्क में 50,000 किलोमीटर के जो उन्नयन के लिए PMGSY सेकंड की शुरुआत हुई। ग्रामीण कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों से जो जोड़ने हेतु वर्ष 2019 में 1,25,000 किलोमीटर के जो उन्नयन के लिए PMGSY थर्ड को प्रारंभ किया गया। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का जो उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को जो है सशक्त बनाना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देश में महिला स्व सहायता मॉडल को जो सशक्त बनाने का जो उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का था। वर्ष 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम से एक योजना चलाई गई थी, जिसका जो वर्ष 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया। वर्तमान में इसका जो है नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना रखा गया है। इस योजना के उद्देश्यों से पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना भी है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी जो है ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक जो है वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दी जाती है। इस योजना का जो नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा है। इसे जो 23 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया तथा इसकी जो शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई। मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम जो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, तो 90 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के लिए रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ये हो जाएगा एनएसएपी। एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो प्रशासित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई। यह संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के तहत नीति निर्देशक तत्वों के अनुकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके एनएसएपी के अंतर्गत जो शामिल कार्यक्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है, अन्नपूर्णा योजना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रदेश में निम्नलिखित में से पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? यह हो जाएगा सी, लखनऊ में। पंचायती राज प्रशिक्षण जो संस्थान लखनऊ में स्थित है। 18 मार्च 2016 के द्वारा जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो राज्य स्तरीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान PRIT स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का जो उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? यह हो जाएगा राइट आंसर डी, प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में जो आवास यानी ग्रामीण गरीब लोगों प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ की गई। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रारंभ किया गया था। पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। 93 की बात करें तो यहाँ पे है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी जो योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का जो प्रस्ताव करती है? ये हो जाएगा पूरा योजना को जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम द्वारा जो जनवरी 2003 में तीव्र एवं जो सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो पूरा योजना को जो है 3 वर्षों 2004 से 5 से 2006 से 7 की अवधि में जो है पायलट योजना के रूप में चलाया गया था। पूरा का जो है पूरा नाम प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटी इन रूरल एरिया है। पूरा 2.0 को एक जो केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया। 94 नंबर क्वेश्चन है, यूपी ग्रामीण विकास एजेंसी की जो स्थापना कब की गई थी? UPRRDA। ये हो जाएगा 2003 में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी का जो गठन वर्ष 2003 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? ये हो जाएगा 2020। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वच्छता का जो लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 1 की जो शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 2019 तक जो इस मिशन के जो तहत सभी जो राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से जो मुक्त ODF जो है हुए। प्रथम चरण में जो प्राप्त सफलता को स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण भारत में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की जो शुरुआत की गई।
अगला है 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जो है उत्तर प्रदेश द्वारा जो है की गई स्वास्थ्य पहल है? ये हो जाएगा ऑप्शन उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की जो किस योजना का जो मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? ये हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य बढ़ती हुई कन्या भ्रूण हत्या को कम करना, उनके जो साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना तथा उनके जो प्रति लोगों की जो नकारात्मक मानसिकता में बदलाव लाना है। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक जो है संयुक्त पहल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी जो है योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। धुआं युक्त जो है ग्रामीण भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को बलिया से जो लॉन्च किया गया था और इसे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की जो शुरुआत 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा महोबा से जो है की गई। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का जो है मिशन भूमि संसाधनों को स्वस्थ और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक जो स्थायी जो तरीके से संरक्षित करने का कार्य जो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की जो स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी, जिसका जो उद्देश्य भूमि संसाधनों को स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा व पुनर्वास करना था। 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार निगम के तहत जो स्थापित FFS का जो पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, फार्मर फील्ड स्कूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का जो पूर्ण रूप फार्मर फील्ड स्कूल है। एक किसान फील्ड स्कूल एक समूह आधारित जो है शिक्षा दृष्टिकोण है, जो अस्थायी कृषि के माध्यम से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए छोटे स्तर के खाद्य उत्पादकों के समूह को संगठित करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो कंप्लीट जो है लेखपाल जो परीक्षा हुई थी इसका जो सोल्यूशन कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो है जो बच्चे किताब नहीं ले सकते उनके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।